हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 11th फेब वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं। हम जानेंगे क्या कंटेस्ट है, लेकिन इससे जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होने चाहिए कि जब भी कोई बिल पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, अभी ये प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और उसके बाद प्रेसिडेंट जब अपना एसेंट देगा तब ये एक्ट बन जाएंगे। तो जब ये एक्ट के रूप में आएंगे तो हमारे प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब तक एक्ट नहीं बना हो, बिल के रूप में ही हो या फिर ड्राफ्ट स्टेज में हो, तो क्वेश्चंस चाहे वो प्रीलिम्स के हो या फिर मेंस के हो, ये खासकर इनके प्रोविजंस से रिलेटेड नहीं पूछे जाते। तो जब ये एक्ट बनेंगे तो फिर से हमें ये कंसेप्ट पढ़ना ही होगा। मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पार्लियामेंट से या फिर जनरली बहुत सारे बिल्स इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। आपको हर बिल को पकड़ना नहीं है, आपको सिर्फ एक्ट को जानना है। वो वो भी वो एक्ट जो काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या बातें कही गई है इस बिल में? तो ये जो बिल है, मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2020, ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को रिप्लेस करेगा। और जो मेजर पोर्ट्स है हमारे देश में, आपको भी पता है कि वो दो कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक तो मेजर पोर्ट्स होते हैं और एक माइनर पोर्ट्स होते हैं। तो फिलहाल हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और एक मेजर पोर्ट्स अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है, जो महाराष्ट्र में ही कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के बारे में आपको जानने भी होंगे, खासकर मेजर पोर्ट्स के बारे में हम बताएंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद रखनी है। तो ये जो मेजर पोर्ट्स हैं भारत के, इनको रेगुलेट करने के लिए, ऑपरेशन एज वेल एज प्लानिंग प्रदान करने के लिए मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल लाई गई है। ये जो बिल है वो डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन पर फोकस करती है, साथ ही साथ प्रोफेशनलिज्म इन्फ्यूज करेंगी इन गवर्नेंस ऑफ मेजर पोर्ट्स। आपको भी पता है जो पोर्ट्स होते हैं उसमें जो इश्यूज आते हैं जिसके कारण उसकी इफिशियंसी प्रभावित होती है, वो है गवर्नेंस। क्योंकि काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज वे में गवर्न किए जाते हैं इन पोर्ट्स को, तो ऐसे में काफी ज्यादा चैलेंज हमें देखने को मिलता है। फिर चाहे वो एक्सपोर्टर्स हो या फिर इंपोर्टर्स हो, काफी ज्यादा उनको कंप्लायंस का पालन करना पड़ता है, उसमें काफी ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है। तो इस बिल की मदद से डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग तो होगी ही होगी, साथ ही साथ प्रोफेशनलिज्म को इन्फ्यूज किया जा सकेगा गवर्नेंस में। और क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस बिल के बारे में हम जानते हैं। तो ये मेजर अथॉरिटीज पोर्ट बिल मेजर पोर्ट्स को अप्लाई होंगी जो इस बिल में मेंशन की गई है। हम जानेंगे इस पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स के बारे में। और साथ ही साथ बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी का भी क्रिएशन किया जाएगा फॉर ईच मेजर पोर्ट। याद रखना है, हर एक मेजर पोर्ट के लिए बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी क्रिएट किए जाएंगे, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग पोर्ट ट्रस्ट। पावर्स क्या होंगे इस बोर्ड के? तो ये जो बोर्ड है कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर सकते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट उसको भी इंश्योर करेगा, फिक्सिंग ऑफ टैरिफ, टू रेज लोन्स फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये जो बिल है ये पावर देती है इस बोर्ड को कि वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक हो या एनबीएफसी हो, वहां से वो लोन भी रेज कर सकते हैं। अलॉन्ग विथ एडजुकेटरी बोर्ड, इसे भी कंस्टिट्यूट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और जो पोर्ट्स इस अथॉरिटीज बिल के जो प्रोविजंस है, अगर कोई इसे वायलेट करता है तो उसके लिए पेनल्टीज का भी प्रावधान किया गया है। दिस बिल डिफाइंस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स एज प्रोजेक्ट जो कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लिए जाते हैं बोर्ड के द्वारा। और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जो बोर्ड है वो टैरिफ भी फिक्स कर सकेंगे फॉर देयर इनिशियल बिडिंग पर्पसेस।
दिस बिल विल रीओरिएंट गवर्नेंस मॉडल इन सेंट्रल पोर्ट्स टू लैंडलॉर्ड मॉडल। तो गवर्नेंस मॉडल जो अभी प्रेजेंटली वर्क कर रही है सेंट्रल पोर्ट्स में, उसे लैंडलॉर्ड मॉडल पर रीओरिएंट किया जाएगा, जिसमें ऑनरशिप जो पोर्ट का है वो पोर्ट अथॉरिटी के पास तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है पोर्ट में वो प्राइवेट फर्म्स को दिया जाएगा, जो प्रोवाइड करेगी, साथ ही साथ मेंटेन करेंगी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको याद क्या रखना है। तो इस बिल के बारे में आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब ये एक्ट बन जाएंगी तब आपको इसके प्रोविजंस याद करने ही होंगे। याद आपको फिलहाल के लिए ये याद रखना है कि जो आपका मेजर पोर्ट्स है ये आप देख सकते हो, इसके क्रोनोलॉजी याद रखो। जैसे अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएं तो कांडला पोर्ट है, उसके बाद मुंबई, उसके बाद JNPT, उसके बाद मर्मगांव, उसके बाद न्यू मैंगलोर, उसके बाद कोचीन है। साथ ही साथ इनके लोकेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कोचीन पोर्ट केरला में है, तुतीकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई पोर्ट भी आपका तमिलनाडु में ही है। तो ये जो आपका नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन से, और इधर से भी आप देख सकते हो नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ, ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। साथ ही साथ कौन से राज्य में ये पोर्ट्स पड़ते इसके बारे में भी पता होना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉमर्स। इन्होंने FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रीनेगोशिएशन करने की बात कही है जापान, कोरिया और आसियान देशों के साथ। अब ये बातें क्यों कही गई है इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है। तो आप नाम से ही देख सकते हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि वैसे एग्रीमेंट्स जो फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हो। फ्री ट्रेड प्रमोट करने का मतलब क्या हुआ कि जो टैरिफ या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसको कम कर दिए जाते हो सकता है उसे नील कर दिया जाता हो, या फिर काफी कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटीज रेट लगाई जाती हो, सो दैट दोनों देशों के बीच में या फिर ग्रुपिंग्स के बीच में ट्रेड प्रमोट हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपोर्ट्स अलाउ करती हैं मोस्ट ऑफ द आइटम्स एट नील और कंसेशनल बेसिक कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज यानी कि आपके जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर लगाई जाती है। thereby encouraging bilateral and multilateral trade। तो आपको याद रखना है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं ये दो देशों के बीच में हो सकते हैं, मोर देन 2 कंट्रीज के बीच हो सकते हैं, या फिर किसी भी जो ग्रुपिंग्स है, चाहे वो रीजनल ग्रुपिंग हो चाहे वो ग्लोबल ग्रुपिंग्स हो, इन सब के बीच में FTA हो सकता है। जैसे आसियान देशों के बीच FTA है, RCEP को देख सकते हो आप, शाफ्टा को आप देख सकते हो, ये सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एग्जांपल्स हैं। अब इस रीनेगोशिएशन की बात क्यों कही गई है, व्हाई देयर इज ए रीनेगोशिएशन फेल्ट। तो नीति आयोग की स्टडी के अनुसार जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए गए हैं इन देशों के साथ, इनका जो यूटिलाइजेशन है हमारे भारतीय एक्सपोर्टर्स के द्वारा काफी कम है। देख सकते हो 5 से 25% के ही बीच में है, और ये यूटिलाइजेशन रेट इतना कम क्यों है, बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी फेस्ड इन नेगोशिएटिंग द रूल्स। हो सकता है ये हमारे इंडियन एक्सपोर्टर कहीं ना कहीं जो रूल्स इस FTA के तहत निर्धारित किए जाते हैं उनको फुलफिल करने में, कंप्लायंस करने में उनको परेशानी आती होंगी। दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टडी में क्या पाया गया है कि जो इम्पोर्ट्स है FTA के तहत वो राइज हो रहे हैं। तो बेनिफिट किसे हो रहा है, दूसरे देशों को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बेनिफिट अंडर FTA वो सारे के सारे मिसयूज हो रहे हैं, जिसके कारण एडवर्स इम्पैक्ट हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के द्वारा फेस किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट बूस्ट होने चाहिए थे FTA के तहत, लेकिन हो उल्टा रहा है, ये इंपोर्ट बूस्ट हो रहा है, जिसके कारण जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स है वो ना ही तो डोमेस्टिक मार्केट में कम्पिटिटिव बन रहे हैं, ना ही ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव हो रहे हैं। तो इससे डेफिनेटली हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनका नुकसान होगा ही होगा, और एक बार इनका नुकसान होने लग गया फिर इस पर जो डिपेंडेंट लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट है वो भी प्रभावित हो जाएंगे। आप देख सकते हो जो
देश है जैसे चाइना हो गया, ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के जो प्रोविजंस है उसका वायलेट करते हैं और जो चाइनीज प्रोडक्ट्स है उसको डंप करते हैं आसियान देशों का सहारा लेकर। ये रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब हुआ, इसको समझने की जरूरत है। लेट्स से कि ये चाइना है, ये इंडिया है और ये वियतनाम है। अब वियतनाम और इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, चाइना और वियतनाम के भी बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो कोई चाइनीज कंपनी लेट से वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है और अगर इंडिया में डायरेक्टली भेजती है तो उसको हाई टैरिफ फेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर यही चाइनीज कंपनी अपनी कंपनी को शिफ्ट कर दे वियतनाम में और यहाँ पर उस प्रोडक्ट की असेंबलिंग करवाए और उसके बाद जो प्रोडक्ट फाइनलाइज होंगे उसको डिफरेंट देशों में एक्सपोर्ट करे, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया के पास भी ये वियतनाम एक्सपोर्ट कर सकता है इस प्रोडक्ट को। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है एफटीएस के कैटेगरी में आने की संभावना रखता है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं चाइनीज को फायदा हो रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो वियतनाम का सहारा लेकर, बिकॉज कि इंडिया के साथ उसका एफटीए एग्रीमेंट है, वो अपने प्रोडक्ट को सस्ते में भारत में डंप कर रहा है। तो इसी को कहते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन का वायलेशन, क्योंकि प्रोडक्ट ओरिजिनली देखा जाए तो ये चाइनीज डेस्टिनी से आ रहा है, लेकिन ये वियतनाम का सहारा लेके इंडिया के पास भेजा जा रहा है। तो इसी को हम कहते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन का वायलेशन। और इससे क्या होगा, जो इंपोर्ट प्रोडक्ट है उस पर कम टैरिफ लगेंगे, क्योंकि हमें वियतनाम के साथ यानी आसियान देश के साथ एफटीएस है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये भी बातें स्टडी में पाई गई है। और मैंने बताया रूल्स ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमाइन नेशनल सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का ओरिजिनल सोर्स है कहाँ के, तो ये वियतनाम में नहीं चाइनीज में है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि रूल्स ऑफ ओरिजिन प्रोविजंस का वायलेशन होता है। और आप ये भी देख सकते हो भारत की जो ट्रेड डेफिसिट है आसियान के साथ वो बढ़ी है ओवर द ईयर्स। कुछ सजेशंस भी बताए गए हैं इस कमेटी के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि जब तक रेसिप्रोसिटी इंश्योर नहीं होती है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, रेसिप्रोसिटी यानी कि हम जितना एफटीएस बेस्ड इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हमें एफटीए बेस्ड एक्सपोर्ट भी चाहिए, और उसके लिए जो भी देशों को करना है वो करे। तो इसमें यही बातें कही गई है कि अनलेस दिस रेसिप्रोसिटी इज इंश्योर्ड, कॉन्सेशनल टैरिफ जो दिए जाते हैं डिफरेंट देशों को अंडर एफटीए इन द सेक्टर्स लाइक स्टील, उसको सस्पेंड किए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ पीरियोडिक कंप्लायंस असेसमेंट कैरी आउट किए जाए विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स ऑफ ओरिजिन, क्योंकि काफी ज्यादा इस प्रोविजन का वायलेशन किया जा रहा है खासकर चाइना के द्वारा। Along with recommend more international trade agreement that are beneficial to the agreement, मतलब देश कुछ ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो जो भारत के लिए बेनिफिशियल है, तो उसमें हमें हरी झंडी दिखाने की जरूरत है। हाल ही में गवर्नमेंट ने कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड एग्रीमेंट रूल 2020 रिलीज किए थे, नोटिफाई किए थे टू एड्रेस ड्यूटी एवेजन थ्रू राउटिंग एक्सपोर्ट्स टू इंडिया अंडर द एफटीएस। तो राउटिंग वही है टू एड्रेस ड्यूटी एवेजन, यानी कि ये जो आपका रूल्स ऑफ ओरिजिन का वायलेशन किया जाता है इन देशों के द्वारा, उस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए रूल्स पास किए गए थे। बात करते हैं प्रीलिम्स के लिए आपको क्या याद रखना है, तो आपको रूल्स ऑफ ओरिजिन के कंसेप्ट पर आपको फोकस करना है कि क्या है ये रूल्स ऑफ ओरिजिन। और बेसिकली जापान, कोरिया, इनके जियोग्राफिकल लोकेशन आप आइडेंटिफाई कर ले। खासकर जापान के जो 3 आइलैंड है, 3 या 4 आइलैंड है, उसकी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है हाई, उससे आप जरूर याद रखें। और आसियान के बारे में आप कम से कम 5-6 पॉइंट जरूर याद रखें। लेट्स से कि इसका ऑब्जेक्टिव, इसके जो मेंबरशिप है, इसका जो डिक्लेरेशन है, 1-2 डिक्लेरेशन जो हर ईयर ये करता है, उस डिक्लेरेशन के बारे में सिर्फ ऊपर से पढ़ लें। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट
Supreme Court issues notice to center on transfer PLIA on grant of minority status to 5 community। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा है उन्हें PLIA, जिसमें जो भी पेंडिंग पिटिशंस है उसे ट्रांसफर की बात कही गई है। और ये पिटिशन जो है किस इश्यू पर है, तो वो चैलेंज करता है वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 2C ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। क्या है ये सेक्शन 2C ऑफ द NCM एक्ट? तो बेसिकली इस सेक्शन के तहत सेंटर ने 1993 में 5 रिलीजियस कम्युनिटीज डिक्लेयर किए थे। और ये जो 5 रिलीजियस कम्युनिटीज है, इसमें आप देख सकते हो मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियंस यानी कि पारसी जिसको कहते हैं, इनको माइनॉरिटीज में रखा गया था। 2014 में जैन्स को भी नोटिफाई किए गए थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के तहत। तो ये जो PLIA है, इन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस पर ही सवाल खड़े किए थे इन कम्युनिटीज को जो मिले थे इस सेक्शन के तहत। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि जिन स्टेट्स में ये माइनॉरिटीज मेजोरिटी के रूप में मौजूद है, वहां से इनको माइनॉरिटी का स्टेटस खत्म कर देना चाहिए। और इस PLIA ने यह भी कहा था कि इन 6 स्टेट्स और 2 UTs में हिंदू को माइनॉरिटी स्टेटस दिए जाने चाहिए, बिकॉज इन 6 स्टेट्स एंड 2 UTs में जो नंबर्स है हिंदूज के, वो फॉल किए थे अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। अब बात करते हैं संविधान की क्या प्रोविजंस है। तो संविधान माइनॉरिटीज शब्द को डिफाइन नहीं करता है और सिर्फ माइनॉरिटीज को रिफर करता है। द राइट ऑफ द माइनॉरिटीज हैव बीन स्पेल्ड आउट इन डिटेल अंडर द 29 एंड 30। तो 29 एंड 30 के बारे में हम जानेंगे, जिसमें माइनॉरिटीज के बारे में बातें कही गई है। साथ ही साथ जो TMA पाई केस 2002 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज है वो डिटरमाइन किए जाएंगे बाय टेकिंग अ स्टेट एज ए यूनिट। तो अगर किसी कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है तो क्या बेनिफिट होते हैं? तो जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है वो एक्सक्लूसिव स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स रन करते हैं। फ्रीडम टू रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रस्ट, बिकॉज आर्टिकल 31 और अन्य सेक्शंस जो फंडामेंटल राइट्स के, उसमें ये गारंटीज किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है माइनॉरिटीज के बारे में? तो आर्टिकल 29(1) क्या कहता है? राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। तो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार आर्टिकल 29(1) में माइनॉरिटीज को दिया गया है। एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी। और आर्टिकल 29(2) में क्या कहा गया है? रेस्ट्रिक्शन ऑन डिनायल ऑफ एडमिशन टू एनी सिटीजन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन और एडेड बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस और कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। यानी कि 29(2) में साफ साफ स्टेट को चेतावनी दी जा रही है कि अगर स्टेट किसी भी सिटीजन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्री नहीं देता है विच आर मेंटेन और एडेड बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, तो ये वायलेशन होगा आर्टिकल 29(2) का। आर्टिकल 31 में क्या कहा गया है? राइट ऑफ ऑल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कि वो एस्टेब्लिश एज वेल एज एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपने चॉइस के। आर्टिकल 32 में क्या कही गई है? फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी मैनेज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। तो ये सब प्रोविजंस आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से जुड़े हैं और फंडामेंटल राइट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है खासकर प्रीलिम्स या फिर मेंस के लिए। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस याद होने चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो आपका 12 से 35 वो पूरे तरह से याद होने चाहिए आपको। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है? इसमें आपको ये याद रखना है कि जो सेक्शन 2C है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 का, इसमें कौन सी माइनॉरिटी शामिल है? तो देख सकते हो सिर्फ रिलीजियस कम्युनिटीज ही शामिल है और इसके नाम आपको याद रखने चाहिए। और बस ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ये याद रखना है आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑर्डर एक्ट 1971।
तो क्या कंटेस्ट है, तो एक केस फाइल किया गया है अंडर द एक्ट फॉर ड्रैपिंग ट्राई कलर ओवर बॉडी ऑफ ए फार्मर बिकॉज ही हैड डाइड ड्यूरिंग द फार्मर्स एजिटेशन। तो बेसिकली ये जो एक्ट है नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये पेनलाइज करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ, यानी कि अगर इंसल्ट किए जाते हैं इंडियन नेशनल सिंबल्स का, चाहे वो नेशनल फ्लैग हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, नेशनल एंथम हो, इंडियन मैप हो, या कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही क्यों ना, तो ये पेनलाइज करेगा। अंडर एक्ट डिसरेस्पेक्ट टू इंडियन फ्लैग, यानी कि क्या मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट टू इंडियन फ्लैग का, तो आप देख सकते हो यूजिंग नेशनल फ्लैग एज ए ड्रेपरी इन एनी फॉर्म whatsoever except in state funerals or armed forces or other paramilitary forces funerals, तब जाके ये आपका डिसरेस्पेक्ट माना जाएगा इंडियन नेशनल फ्लैग का। स्टेट फ्यूनरल्स हेल्ड होते हैं जब पीपल जो हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, ये सब अगर पास ऑन करते हैं तो इन पर ये ड्रेपरी नेशनल फ्लैग की कवर की जाती है। स्टेटस ऑफ स्टेट फ्यूनरल इसको अकॉर्ड किए जाते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पीपल नॉट बिलोंगिंग टू द एबव मेंशन कैटेगरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की बात करें, जिसके तहत लॉज, प्रैक्टिसेस एंड कन्वेंशंस विच अप्लाइज टू डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग ऑल्सो स्टेट द सेम, यानी कि सेम ही बातें कही जाती है ऑन ड्रैपिंग फ्लैग ओवर द बॉडी। ऑल्सो फंडामेंटल ड्यूटी जो आपका आर्टिकल 51A के तहत है वो प्रिस्क्राइब करता है टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो बस आपको इस टॉपिक में प्रीलिम्स के लिए ये नेशनल ऑनर एक्ट 1971 का कुछ बेसिक प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, और ये प्रीलिम्स के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर मेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। फॉसिल ऑफ अर्थ ओल्डेस्ट एनिमल फाउंड इन भीमबेटका, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये प्रीलिम्स का एज वेल एज मेंस का, भीमबेटका पेंटिंग्स के ऊपर। और भीमबेटका भी आपको पता है काफ़ी ओल्डेस्ट अपर पेलियोलिथिक टाइम का पेंटिंग्स यहाँ पर सर्वाइव है, तो हम जानेंगे इसके बारे में। तो जो रिसर्चर्स है उनको लगता है कि उन्होंने इंडिया के फर्स्ट फॉसिल जो डिकिंसोनिया का है उसको फाइंड आउट कर लिया है भीमबेटका में ही। बात करें डिकिंसोनिया के बारे में तो वो अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल कंसिडर किया जाता है, जो 57 करोड़ ईयर्स एगो मौजूद था, यानी कि लेट इडिकेरन पीरियड, आपको याद रखने की जरूरत नहीं इस पीरियड को। और ये एक्सटिंक्ट जेनस है बेसल एनिमल का, यानी कि एनिमल विच हैव रेडियल सिमेट्री इन देयर बॉडी प्लान। इट इज कंसिडर्ड एन इंटीग्रल लिंक्स, है ना। तो ये जो डिस्कवरी हुई है एक प्रकार से कह सकते हैं, ये जो डिक्सोनिया है ये एक प्रकार से इंटीग्रल लिंक्स के रूप में कह सकते हैं इसको, बिटवीन द अर्ली सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड देन एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ इन कैम्ब्रियन पीरियड दैट वाज अराउंड 541 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये याद जानने की जरूरत नहीं है, ये जानो डिक्सोनिया हैज बीन फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन, चाइना। और डिक्सोनिया डिस्कवरी जो भारत में अगर हुई है तो विल पेव द वे for further assessment of biogeographic provinces and also plate tectonic reconstructions for late Ediacaran. It also confirms assembly of Gondwana land by 550 million years ago. आपको याद रखने हैं इससे पहले 2019 में ही फॉसिल्स जो डेनिसोवंस है, यानी कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज या फिर सब स्पीसीज ऑफ आर्चिक ह्यूमन, वो मिले थे साइबेरियन केव में। और अगर हम भीमबेटका के बारे में जाने तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। भीमबेटका केव्स फुट हिल्स ऑफ द विंध्यन माउंटेन्स, याद रखना है फुट हिल्स ऑफ द इंडियन माउंटेन्स में सिचुएटेड है, जो कि भोपाल के नजदीक है इन मध्य प्रदेश। और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ओल्डेस्ट केव पेंटिंग जो भीमबेटका में देख सकते हो 12,000 ईयर्स ओल्ड पुराना है, मोस्टली मेड इन रेड एंड व्हाइट, ये देख सकते हो। काफी ज्यादा लीनियर रिप्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल किया गया है भीमबेटका पेंटिंग्स में। प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको याद रखने हैं, ये जो भीमबेटका के बेसिक पॉइंट्स है ये याद रखने हैं। और ये जो डिकिंसोनिया जो भीमबेटका में मिले इसके बारे में भी आपको कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए। और ये जो आपका डेनिसोवियंस है जिसके बारे में हमने चर्चा की, कहाँ पे इसके फॉसिल्स मिले थे, साइबेरियन केव में। और ये आर्चेइक ह्यूमंस के कैटेगरी में आते हैं, सब स्पीसीज ऑफ
आर्चेइक ह्यूमंस डेनिसोवियंस के बारे में। लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज फ्रेंड। इट इज अबाउट इंडिया फैसिलिटेट्स ट्रांजिट ट्रैफिक फ्रॉम बांग्लादेश टू नेपाल। तो क्या कंटेक्स्ट है? तो इन ए बिग बूस्ट टू सब रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए एज वेल एज कॉपरेशन इनहांस करने के लिए इंडिया ने ट्रांजिट शुरू कर दिए है फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट का फ्रॉम बांग्लादेश टू नेपाल भाया रोहनपुर सिंघबाद रेल रूट। तो रोहनपुर सिंघबाद रेल रूट के माध्यम से जो आपका फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट उसको किया गया है। और इंडिया और बांग्लादेश ने बेसिकली एग्रीमेंट किया था 1976 में टू अलाउ फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम बांग्लादेश टू नेपाल एंड इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज टू नेपाल वाया इंडियन टेरिटरी एज ट्रैफिक इन ट्रांजिट। अन्य रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स जो लिए गए थे इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे याद रखना है, कालादान प्रोजेक्ट ये भी याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गेट्स कैटेगरी 1 स्टेटस फॉर इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं यूएई से तो क्लासिफाई किया है एज एन एलिजिबल फॉर टेकिंग अप कैटेगरी 1 लाइसेंस, ए मूव जो इन्वेस्टमेंट बूस्ट कर सकते हैं फ्रॉम द रीजन इनटू इंडिया। कैटेगरी 1 लाइसेंस का क्या मतलब होता है कि उनको अब लोअर कंप्लायंस बर्डन फेस करने पड़ेंगे, सिंप्लीफाइड नो योर कस्टमर नॉर्म्स पालन करने पड़ेंगे एंड डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड होते हैं अन्य कैटेगरी वाले के लिए उससे कम ही रिक्वायर्ड होंगे और फ्यूअर इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे। इससे पहले सेबी ने रिलीज किए थे अपने गाइडलाइंस को फॉर एफपीआई सीकिंग ए कैटेगरी 1 लाइसेंस बाय अलाउइंग इन्वेस्टर्स फ्रॉम नॉन एफएटीएफ कंट्रीज यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स specified by the government to qualify for such a registration. Nearly 80% जो FPIs है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर वो कैटेगरी 1 में डाले जाते हैं आफ्टर रिक्लासिफिकेशन ऑफ 3 कैटेगरीज इनटू 2 in September 2019 with easiest set of compliance norms for category 1 FPI and the strictest for category 3 FPI. The next is about specialty steel. The government ने specialty steel के inclusion तो बात कही गई है अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो स्पेशलिटी स्टील अगर हम बात करें तो ये स्टील कंटेनिंग एलॉय है यानी कि ये एलॉय है बेसिकली जो स्पेशल प्रॉपर्टी शोकेज करता है जैसे रेसिस्टेंस टू कोरोजन और टू हैवी लोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलॉय स्टील। तो इससे पहले पीएलआई स्कीम जो है 10 की स्पेसिफिक सेक्टर्स के लॉन्च किए गए थे टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, इनहांस एक्सपोर्ट और अन्य स्पेसिफिक सेक्टर जो हैं आप देख सकते हैं एडवांस केमिस्ट्री, सेल, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉडल्स। ये सेक्टर्स आपको याद रखने की जरूरत है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो पीएम मोदी ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को इनॉग्रेट किया है। और अगर हम बात करें WSDS के बारे में तो ये एनुअल फ्लैगशिप इवेंट होता है किसका? टेरी का यानी कि द इंस्टीट्यूट ऑफ एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का ये एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है। और अगर हम बात करें TERI की तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट, याद रखना, नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन द फील्ड्स ऑफ स्टडी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो समिट सीरीज है ये बेसिकली गवर्नमेंट, बिजनेस लीडर्स, एकेडमिशियंस, क्लाइमेटिक साइंटिस्ट, यूथ, सिविल सोसाइटी इन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाती है इन फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेटिक चेंज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। इट इज अबाउट ऑयल स्पिल एट द केरला बीच। तो बेसिकली इमरजेंसी क्लीन अप इनिशिएट कर दिया गया है टू एड्रेस द फ्यूरेंस यानी कि लीकेज जो हुआ है ऑयल का, कहां पर? कोचुवेली नियर तिरुवनंतपुरम। और जब हम बात करें ऑयल की तो ये काफी ज्यादा एबंडेंट पॉल्यूटेंट्स होता है ओशियन में। 3 मिलियन मेट्रिक टन जो ऑयल कंटेमिनेट ओशियंस में इंटर करते हैं। मेजर्स क्या लिए जाते हैं? तो फ्लोटिंग बूम्स सो दैट रिड्यूस किया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके फर्दर स्प्रेडिंग ऑफ द ऑयल। यूज ऑफ वेरियस सोर्बेंट यानी कि स्ट्रो या वोल्केनिक एश जो ऑब्जर्व कर ले वाटर को, मतलब ऑयल को फ्रॉम द वाटर। स्कीमर्स या फिर ऑयल स्कूप जो डिप्लॉय किए जाते हैं ऑन टू बोट टू रिमूव कॉन्टेमिनेट ऑयल जेपर बाय तेरी that feeds on hydrocarbon compounds present in crude oil and convert them into CO2 and water। तो oil vapor is nothing but bio microorganism कह सकते हो आप। कोच्चि राजबंशीज इसके बारे में जानते हैं।
तो बेसिकली ये कम्युनिटी है जो अपने रूट्स ट्रेस करते हैं टू द कामता किंगडम विच कंप्राइजेस पार्ट्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग टेरिटरी। और मिडाइवल पीरियड में जो कम्युनिटी है वो डोमिनेंट थे एंड रूल देयर टेरिटरी एट कामतापुर विच कंप्राइज ए लार्ज पार्ट ऑफ बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट। आज़ादी के बाद प्रिंसिपली स्टेट जो है कुछ बिहार बिकम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और असम में गवर्नमेंट पिछले साल कामतापुर ऑटोनोमस काउंसिल भी कंस्टिट्यूट की थी कंप्राइजिंग प्रीडोमिनेटली कोची राजवंशी विलेजेज इन सम लोअर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम। द नेक्स्ट इज अबाउट मौरी पीपल। तो मौरी की अगर हम बात करें तो इंडिजीनियस पीपल इन न्यूजीलैंड, ये पॉलिनेशियन है एंड मेकअप 50% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। और अगर हम बात करें पॉलिनेशिया की तो भास्ट स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड्स इसमें आ जाते हैं और ये पैसिफिक ओशियंस को कंप्राइज करते हैं, यानी पॉलिनेशिया आपको कंप्लीटली पैसिफिक में ही मिलेंगे, जिसमें हवाई, न्यूजीलैंड, ईस्टर्न आइलैंड, टोंगा एंड फ्रेंच पॉलिनेशिया आ जाते हैं। इट इज बिलीव दैट माओरी migrated to New Zealand from Eastern Polynesia around the 9th century to 13th century AD. रे माओरी नेटिव लैंग्वेज है इनका और हाल ही में न्यूजीलैंड पार्लियामेंट ने टायर रिक्वायरमेंट ड्रॉप किए हैं आफ्टर माओरी लॉ मेकर इजेक्टेड फॉर रिफ्यूजिंग टू वेयर वन टायर रिक्वायरमेंट। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की आर्टिकल। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।